डियर स्टूडेंट्स, मैं अल्ताफ़ सर, केमिस्ट्री टीचर, जो आपके लिए 11वीं क्लास के 11th क्लास का केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो ऑलरेडी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। एक्चुअली ये वीडियो लेक्चर जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी 10th क्लास का एग्ज़ाम दे चुके हैं, 10th क्लास का एग्ज़ाम लिख चुके हैं और 10th क्लास के बाद दे आर वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। बट ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, जैसा कि आप सबको पता है, हमारे यहाँ कोरोना वायरस के प्रकोप से ऐसी सारी जगह हैं जहाँ पर भीड़ इकट्ठी होती है या लोगों का कलेक्शन होता है, ऐसी जगहों को बंद रखने के उद्देश्य से, ताकि कोरोना का संक्रमण फैल ना सके, इसके उद्देश्य से गवर्नमेंट के आर्डर से महाराष्ट्र में अभी तक कॉलेजेस ओपन नहीं हुए हैं। और कॉलेजेस ओपन नहीं हुए तो इस बात से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कोई भी कोचिंग क्लासेस में अभी आपको मैनुअल टीचिंग नहीं किया जा सकता। ना तो कोचिंग क्लासेस में ना तो कॉलेजेस में मैनुअल टीचिंग नहीं किया जा सकता। इसका नुकसान हमारे उन बच्चों को हो रहा है जो 10th क्लास के बाद अभी तक 11th की पढ़ाई शुरू कर देते हैं, जो नीट और JEE यानी इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रोफेशन के एस्पिरेंट्स होते हैं, जो कोशिश करते हैं शुरू से ही, जैसे ही उनका 10th का एग्ज़ाम हो जाता है, दे आर ट्राइंग फॉर देयर लेवल बेस्ड and they'll start their 11th classes courses in different coaching classes and in different patterns, whatever it may be. The point is that कि अगर आप नीट या JEE के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको 11वीं क्लास के लिए एक तो हमारा स्टेट सिलेबस का टेक्स्ट बुक है, जो 11th क्लास का टेक्स्ट बुक है उसका सिलेबस, और एक हमारा NCERT का 11th का बुक है, उसका सिलेबस लगभग सेम है। केमिस्ट्री की मैं बात करूंगा, बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर, इन दोनों का सिलेबस करीब करीब समान है, दोनों की पढ़ाई करना है। लेकिन अगर मुझे नीट या मैं नीट या JEE का एस्पिरेंट हूँ तो मुझे NCERT से 11th की पढ़ाई करना बेहतर होगा। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इट इज़ ओपन फॉर 1 to all, और आगे भी इस तरह के वीडियो हम आपको देते रहेंगे। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आपकी पढ़ाई करने में मदद करेंगे। इट इज़ ओपन फॉर ऑल, इट इज़ फ्री ऑफ कास्ट। आप इस वीडियो का फ़ायदा 11th क्लास का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारा ये जो आज का वीडियो लेक्चर है, ये आपके 10th क्लास में कुछ जानकारियां हैं, उन जानकारियों को लेकर आगे बढ़ते हुए करेंगे। तो मेरी आपसे ये सलाह है, एक एडवाइस है आपको, कि आप 11th के NCERT के बुक्स और 11th के टेक्स्ट बुक जो स्टेट बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किए हैं, अगर आप स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो उन टेक्स्ट बुक की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप CBSE में पढ़ रहे हैं तो आपको उन टेक्स्ट बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे NCERT CBSE सिलेबस जो है उसकी बुक खरीदें, प्रिस्क्राइब बाय दी NCERT, मार्केट में आपको अवेलेबल है। उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट होंगे केमिस्ट्री के। फिजिक्स का बुक लेना पड़ेगा और बायोलॉजी और मैथ्स का बुक आप खरीद लें, और हमारे साथ वीडियो लेक्चर्स पर बने रहें। आगे भी आपको जानकारी देते जाएंगे हम, और अगर कोई पर्सनल सवाल रहा या कोई क्वेरीज रही या इसके विषय में कोई पूछताछ करना रहा तो हम आपको बताते रहें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमने 10वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसा कोई क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन साइंस में पढ़ा नहीं। इससे पहले हम साइंस 1 और साइंस 2 ऐसे 10th क्लास में 2 एग्ज़ाम देते थे, जिसमें कुछ चैप्टर बायोलॉजी से होते थे, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री से होते थे और कुछ फिजिक्स के होते थे।
और एक ही टीचर, लगभग हर ही स्कूल में साइंस टीचर एक ही होता है, 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा सेक्शन हो स्कूलों में तो ज़्यादा भी होते हैं। ऐसा कोई क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसा कुछ नहीं था। आप वहाँ सारे सब्जेक्ट एक साथ साइंस 1 और साइंस 2 के नाम पर पढ़ा करते हैं। यहाँ पर जब आप 11 में आते हैं तो साइंस कई भागों में डिवाइड हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, इनके पेपर्स अलग अलग देने पड़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इधर आप JEE के लिए जा रहे हैं या फिर आप नीट के लिए जा रहे हैं या कोई और चीज़ करना चाहते हैं आगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों तरफ आपको कॉमन मिलेगा। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है, फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है कि ये दोनों तरफ, चाहे वो JEE हो चाहे वो NCERT हो, ये दोनों तरफ आपको मिलेगा देखने को, और दोनों तरफ इसकी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो अब हम केमिस्ट्री पर जाते हैं कि अब अपने को जो साइंस के 3 सब्जेक्ट्स हैं, वो 3 सब्जेक्ट्स में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये मुख्यतः पढ़ने हैं अगर मैं नीट एस्पिरेंट हूँ तो। और अगर मैं JEE एस्पिरेंट हूँ तो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, सभी सब्जेक्ट का अपना इक्वल इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया कि आगे अगर मैं JEE का एस्पिरेंट हूँ या फिर नीट का एस्पिरेंट हूँ तो मुझे इन 3 सब्जेक्ट पर पर्टिकुलरली ज़्यादा कंसंट्रेशन करना होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है बेटा, केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, आप एलिमेंट के विषय में जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि ऐसी चीज जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। यानी इसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए कि मेरे पास वाटर है, तो वाटर इज नॉट एन एलिमेंट। ओके, इसको मैं 2 एलिमेंट में तोड़ सकता हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसके बाद इसको फर्दर डिवीजन और नहीं किया जा सकता। तो ऑक्सीजन इज वन ऑफ द एलिमेंट, हाइड्रोजन इज वन ऑफ द एलिमेंट मेड अप ऑफ, आउट ऑफ विच वाटर इज मेड, बराबर है। और पानी यहाँ पर बना है 2 एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो इनकी पढ़ाई जिस ब्रांच ऑफ साइंस में की जाती है दैट इज केमिस्ट्री मेनली। अब केमिस्ट्री में भी बेटा आपको और डिस्क्रिमिनेशन करने होंगे। मुख्यतः केमिस्ट्री को यहाँ पर 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। हमारे साथ हमारे ग्रुप में कई सारे सर हैं, वो सर लोग आपको विभिन्न ब्रांचेस सिखाएंगे। मुख्यतः केमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा है बेटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं जिस ब्रांच में आपको लेकर जाने वाला हूं वो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके विषय में आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको पता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10th क्लास में आपको इस तरह पढ़ाया जाता था, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, or the branch of chemistry in which carbon compounds are studied are called as organic compounds। सही है ये बात? आपको 10th क्लास में इस तरह से पढ़ाया जाता था कि कार्बन के कंपाउंड जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़े जाएंगे दैट केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि देखो बेटा अब हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, बड़ी क्लासेस में जाते जाएंगे, तो हमको जो नॉलेज है वो हमारा बढ़ाना होगा। और इस नॉलेज में आपको और डीप जाना पड़ेगा। सबसे पहले केमिस्ट्री में जब कंपाउंड्स बने तो केमिकल कंपाउंड्स को ब्रॉडली 2 क्लासेस में बांटा जाने लगा। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 200 साल पुरानी बात है। ब्रॉडली 2 हिस्सों में बांटा जाने लगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक।
शुरुआती मतलब जो है इसका, ऑर्गेनिक शब्द का जो मीनिंग है वो होता है लिविंग्स, और इनऑर्गेनिक शब्द का मीनिंग है नॉन लिविंग्स। मेरी बात ध्यान से समझिए आप। तो शुरू में जब कंपाउंड्स का, केमिकल कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किया जाने लगा, तो केमिकल कंपाउंड्स को ब्रॉडली दो हिस्सों में बांटा जाने लगा। एक थे लिविंग्स और दूसरे थे नॉन लिविंग्स। तो अगर 10th क्लास में ये बात आपको बताई नहीं गई है, तो आप आज जान लीजिए कि ऑर्गेनिक इस शब्द का अर्थ लिविंग्स होता है। हालांकि कई दफा ऐसा होता है केमिस्ट्री में, कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे एरोमेटिक एक शब्द आएगा आपको। एरोमेटिक का मतलब पुराने ज़माने में जब उसकी शुरुआत हुई तब एरोमेटिक के माने ये हुआ करते थे कि ऐसे कंपाउंड जिनको अरोमा होता है, अरोमा इज ए गुड स्मेल। अब वो अपने मायने खो चुका है। उसी तरह जब शुरुआत हुई केमिकल कंपाउंड्स को क्लासिफाई करने की, तो पहला शब्द आया लिविंग्स, ऑर्गेनिक, और दूसरा नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब क्या हुआ कि शुरुआती दौर में लिविंग में हम आते हैं और कुछ प्लांट्स आते हैं। समझ में आया? जो लिविंग है, जिनमें जान है, जानदार, यानी ऑर्गेनिक। बाद में साइंटिस्ट लोगों के ये बात समझ में आने लगी कि कहीं तो भी इस क्लासिफिकेशन में झोल है। ये क्लासिफिकेशन अधूरा लग रहा था। इस क्लासिफिकेशन को परिपूर्ण करने के लिए, क्योंकि लिविंग अगर मैं बोल देता हूं कि लिविंग्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनमें जान है वो ऑर्गेनिक होंगे, तो ये बहुत ही लिमिटेड सा क्लासिफिकेशन हो जाएगा। लिमिटेड क्लासिफिकेशन में आप कई सारे कंपाउंड ऐसे थे जो लिविंग नहीं थे लेकिन ऑर्गेनिक थे, वो मार खाने लगेंगे। तो बर्जीलियस नाम के एक साइंटिस्ट ने वाइटल फोर्स थ्योरी दी। क्या थ्योरी का नाम था बेटा? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल वर्ड का अर्थ होता है लिविंग्स। वाइटल फोर्स थ्योरी प्रपोज्ड बाय बर्जीलियस इन 1815। इस वाइटल फोर्स थ्योरी का ये कहना था, the organic compounds are those compounds in whose preparation living forces are involved. It is not necessary that compound should be living. मेरी बात का मतलब आपको समझ रहा है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझ रहा है? जरा ध्यान से देखिए। अब ये बर्जीलियस बाबू ये कह रहे थे कि ऐसा कंपाउंड जिनके बनने में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिविंग फोर्सेस इन्वॉल्व है, यानी लिविंग्स इन्वॉल्व है, वो ऑर्गेनिक। और ऐसे कंपाउंड जो विदाउट लिविंग फोर्सेस यानी वाइटल फोर्सेस बने हैं, वो इनऑर्गेनिक। तो ये क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद क्या हो गई? बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि अब उसका लिविंग होना जरूरी नहीं था, उसमें जान होना जरूरी नहीं था। आ रही बात समझ में? उसके बनने में लिविंग फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट होना था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे काऊ डंक है, गाय का गोबर। काऊ डंक से एक गैस बनती है मीथेन, आप सबको मालूम है, और मीथेन का इस्तेमाल कुकिंग गैस की तरह होता है। अब cow dung is produced by cow and cow is a living. That is why in the production of methane, involvement of cow is there. You are getting it? And cow is a living. So in production of methane, living forces are involved. For example, urine is produced by the animals. यूरिन कंटेन्स यूरिया, एज यू नो वेरी वेल। यूरिन में क्या होता है? यूरिया होता है, दैट इज वेस्टिजियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, रिमूव्ड इन फॉर्म ऑफ यूरिन विथ वाटर। सो यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग, इट कंटेन्स यूरिया, सो यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग, दैट इज वाई यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यू गेट इट?
क्या वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब था, बर्जीलियस की थ्योरी क्या कहना चाह रही थी, ये बात आपके समझ में आ रही है कि ऐसे कंपाउंड जो खुद लिविंग ना भी हो तो चलेगा, लेकिन उनके बनने में लिविंग फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, किसी न किसी तरह लिविंग फोर्सेस उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। गेट इट बेटा। ये वाइटल फोर्सेस थ्योरी 1815 से 1828 तक चली। तब तक लोगों का यही मानना था कि ऐसे कंपाउंड जिनके बनने में लिविंग फोर्सेस इन्वॉल्व है आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक। 1828 में एक करिश्मा हुआ। 1828 में एक साइंटिस्ट थे वोलर। क्या नाम था बेटा? वोलर। इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक सोर्सेस से यानी नॉन लिविंग सोर्सेस से यूरिया बनाया। जैसे कि अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। मैं जैसे आपसे अभी बयान कर रहा था कि यूरिया इज ऑलरेडी प्रूवन ऑर्गेनिक कंपाउंड अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, because in the production of urea involvement of living forces are there. That is why urea is already considered as an organic compound. So it is already proven organic compound according to Berzelius theory, and it was produced from inorganic sources, non-living sources in the laboratory by the Wohler. Therefore Berzelius theory is ruled out. बर्जीलियस थ्योरी ही खत्म हो गई, क्योंकि बर्जीलियस का यह मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए लिविंग फोर्सेस की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और जैसा कि हमने देखा यूरिन में यूरिया मौजूद है, और यूरिन किससे प्रोड्यूस हो रहा है? लिविंग से। इसलिए यूरिया के प्रोडक्शन में लिविंग फोर्सेस इन्वॉल्व है, इसलिए यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ऑलरेडी बर्जीलियस की थ्योरी से प्रूवन था। हाँ कि ना बेटा? है कि नहीं? समझ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप? अब उसी कंपाउंड को वोलर नाम के साइंटिस्ट ने नॉन लिविंग फोर्सेस से, मतलब इनऑर्गेनिक सोर्सेस से लेबोरेटरी में बना डाला। अब जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक कंपाउंड माना जा चुका था उसके बनाने में टोटली नॉन लिविंग फोर्सेस इन्वॉल्व थे, लिविंग फोर्सेस की जरूरत कहीं से भी नहीं पड़ी, इसलिए बर्जीलियस की थ्योरी यहां पर रूल आउट हो गई। इसके बाद कई सारे इन्वेंशंस हुए। कोलवेज नाम के एक साइंटिस्ट ने एसिटिक एसिड बनाया। यू माइट बी नोइंग एसिटिक एसिड, 10th क्लास में है ये। कार्बोक्सिलिक एसिड है, आपको याद होगा। फंक्शनल ग्रुप के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको 10th क्लास से। एसिटिक एसिड कोलबे ने बनाया, कोलबे नाम के साइंटिस्ट ने। बर्थलोट नाम के साइंटिस्ट ने मीथेन बनाया। तो ये सारे कंपाउंड ना बेटा ऑलरेडी क्या माने जा चुके थे? ऑर्गेनिक माने जा चुके थे। और इन सारे कंपाउंड्स को बनाते वक्त इन सारे साइंटिस्ट ने किसी भी तरह का कोई भी लिविंग फोर्स इस्तेमाल नहीं किया था, यूज नहीं किया था, जबकि इन्हें ऑर्गेनिक ऑलरेडी बर्जीलियस थ्योरी के मुताबिक माना जा चुका था, जो अब नॉन लिविंग सोर्सेस यानी जिनको बनाने में अब वाइटल फोर्सेस की दरकार या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। इसलिए बर्जीलियस थ्योरी रूल्ड आउट हो गई। तो फिर अपने सामने पहले देखो, पहला प्रश्न अपन ने क्या बोला? व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जैसे कि हमने नाम से बताया कि द वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स लिविंग, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लिविंग। लिविंग आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें मैं आ गया, जानवर आ गए, प्लांट आ गए, आप आ गए। पहली बात। दूसरी चीज यह कि फिर बर्जीलियस की थ्योरी के बाद यही प्रश्न फिर से पूछा गया कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बर्जीलियस सेड दैट
the compounds in whose preparation vital forces are involved, means directly or indirectly livings are involved. Whatever it may be, that compound is living or not, are organic compound. अब बर्जीलियस की थ्योरी भी फेल हो गई थी, तो हमारे सामने वही प्रश्न फिर से मुंह खोलकर खड़ा था, नाउ व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब 10th क्लास में आपको जो पढ़ाया जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड्स, या यूं कहते हैं कि कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डेफिनेशन पूरी गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा, या उस टीचर ने वैसा गलत पढ़ाया ये भी मैं नहीं कह रहा, लेकिन इसमें भी थोड़े से तकलीफ है। ऐसा कह सकते हैं कि ये डेफिनेशन करेक्ट है लेकिन पूरी तरह से नहीं। कैसे, मैं बताता हूं आपको। जैसे आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, नाम सुना होगा बेटा आपने, वॉशिंग सोडा बोलते हैं हम लोग इसको, सुना है ना। और दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा करते थे। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो एकदम फेमिलियर कंपाउंड्स है आपके साथ, आपने इनके बारे में अवश्य सुना होगा, जरूर सुना होगा, बराबर है। इन सब में देखो आप गौर से, सब में कार्बन है, लेकिन इनमें से कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है। तो मुझे ये कहना है कि अगर मैं साधारणतः ये कह दूं, आराम से ये बोल दूं सिंपली कि कार्बन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक, तो ये भी क्या होने चाहिए, ऑर्गेनिक होने चाहिए। लेकिन इनमें, क्योंकि इनमें कार्बन है, लेकिन आज की तारीख में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होने से ही ऑर्गेनिक। मेरा ये कहना है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मेन कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट कार्बन हो, यानी यू कांट इमेजिन दैट कंपाउंड विदाउट कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक चीज और सुनी है 10th क्लास में, हाइड्रोकार्बन्स, सुनिए ना बेटा। ये बहुत बड़ा ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाइड्रोकार्बन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, या यू कैन कॉल इट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। अब जैसा एक छोटा सा हाइड्रोकार्बन का उदाहरण मैं आपके सामने लेता हूं, से इथेन या प्रोपेन। तो आपको पता है इथेन कितने कार्बन का कंपाउंड होता है, 2, और इसके चारों तरफ क्या लगे, हाइड्रोजन। जस्ट इमेजिन बेटा कि यहां कार्बन ना हो तो यू कांट इमेजिन दिस कंपाउंड, आप इस कंपाउंड की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मेन कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट कार्बन है, यानी कार्बन के बगैर उस कंपाउंड के विषय में सोचा भी नहीं जा सकता, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, ऐसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आज की तारीख में ब्रॉडली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एज नाउअडेज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई बात समझ में बेटा? आजकल हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। समझ में आया? अब हम चलते हैं हाइड्रोकार्बन पर। हाइड्रोकार्बन आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लें कि व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स। लुक एट दिस, हाइड्रोकार्बन्स are the compounds of hydrogen and carbon.
तो हाइड्रोकार्बन में मुख्यतः दो एलिमेंट रहेंगे, हाइड्रोजन एंड कार्बन. दैट इज वाई ब्रॉडली दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन. अब हाइड्रोकार्बन के विषय में आपको और एक बात मालूम है, हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स. कितने टाइप के हैं बेटा, ये भी आपको पता है. सैचुरेटेड 10th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने, और अनसैचुरेटेड. कितने टाइप के हाइड्रोकार्बन है, दो टाइप के हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. आपको यह भी पता है the hydrocarbon in which carbon atoms are linked by single bonds are called as saturated hydrocarbons, and the hydrocarbons in which carbon atoms are joined by double or triple bonds are called as unsaturated hydrocarbon. थोड़ा सा मैं इस पॉइंट पर आपके साथ डिटेलिंग करना चाहूंगा. एक्चुअली अगर मेरे को किसी हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड ये पहचानना है, तो बिला शर्त जैसा कि आपको 10th में पढ़ाया गया है कि अगर उस कंपाउंड के सारे कार्बन एटम्स, ठीक है बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हो. मैं एक और बात बता दूं आपको कि कार्बन सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. आपको मालूम है कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, समझ में आ रहा है. फिलहाल हम उस पर ना जाते हुए हम इस पर बताते हैं कि सारे कार्बन एटम यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो वो सैचुरेटेड होगा, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो पहली बात अपने दिमाग में ये रखें कि अनसैचुरेटेड होने के लिए हाइड्रोकार्बन के सभी कार्बन को डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं. अनसैचुरेटेड होने के लिए एक भी डबल बॉन्ड काफी. यू आर गेटिंग और नॉट व्हाट आई सेड, कि अनसैचुरेटेड होने के लिए सभी के सभी कार्बन, क्योंकि जैसी अपनी डेफिनेशन है उस पर से एक अंदाज आता है. द ऑर्गेनिक कंपाउंड और द हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर जॉइंड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड. ऐसी डेफिनेशन अपने दिमाग में है, तो अपने दिमाग में ये बात आ सकती है कि सारे कार्बन डबल और ट्रिपल से जुड़े होना. तो ये कोई जरूरी नहीं है बेटा. इसमें अगर दो कार्बन भी आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े हों तो भी वो अनसैचुरेटेड माना जाएगा, और एक भी डबल बॉन्ड या एक भी ट्रिपल बॉन्ड उसमें नहीं है. यानी कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है इस बात को लेकर कि भैया यहाँ पर एक ही डबल बॉन्ड है, बाकी सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो अब मैं इसको सैचुरेटेड बोलूँ या अनसैचुरेटेड बोलूँ. ये अपना दिमाग में एक पॉइंट आ सकता है ना, अपने को तकलीफ हो सकती है, इसके विषय में अपने को सोच पड़ सकती है. तो पहली आइडिया अपने दिमाग में डालो कि अगर इस कंपाउंड के दो कार्बन, कम से कम एक भी डबल बॉन्ड उसमें है या ट्रिपल बॉन्ड है, या केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको मल्टीपल बॉन्डिंग कहा जाता है बेटा, तो एक भी मल्टीपल बॉन्डिंग वहां पर है तो वो अनसैचुरेटेड होगा. और एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, देन इट विल बी अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ये जो पॉइंट मैं बता रहा था कि इस पॉइंट पर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो हम जिस चीज से उसको पहचान रहे हैं, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन है, उसकी पहचान है. उसके सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड होने का रीजन नहीं है, कारण नहीं है. क्योंकि मैंने शुरू में आपसे कहा कि हम बड़े बड़े एग्जाम आगे चलकर कॉम्पिटिटिव फेस करने वाले हैं, तो हमारे आइडियाज हर सब्जेक्ट पर, हर पॉइंट पर क्लियर होने चाहिए. द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन, बट इट इज नॉट रीजन फॉर इट. तो हम ये ढूंढेंगे कि इसके लिए क्या रीजन है. चेक इट आउट. देखो इधर ध्यान से, पहले मैं आपकी जानकारी बढ़ाता हूं थोड़ी सी. कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है बेटा, एज यू नो वेरी वेल.
और इसका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता है 2,4। और ये भी 10वीं कक्षा में आपको बताया गया कि एटम ऑफ एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस wants to complete 8 electron in their outermost orbit to become stable। वो क्यों स्टेबल हो जाता है उसका कारण मैं अलग से समझाऊंगा तुमको। सिर्फ अपने को सर ने, मैडम ने, जिनने भी पढ़ाया उनने बताया कि एटम ऑफ एन एलिमेंट अदर देन इनर्ट गैसेस की यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं तो एटम स्टेबल हो जाता है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ऐसा सब बोलते हैं। कारण भले ही पता ना हो, बाद में हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। तो ये जो कार्बन एटम है इसको अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 4। और एटम ऑफ एन एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देता, लेता या शेयर करता है वो उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी। इस हिसाब से कार्बन की कितनी वैलेंसी हुई बेटा? 4, बराबर है। और इन 4 वैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे ना, वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है यदि उसको तो, और 4 इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए, और ये 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ऑफ एलिमेंट से क्या करेगा? शेयर करेगा। एंड वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, तो ये किससे शेयर करने वाला है? हाइड्रोजन से। अब आपको पता है हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। और पहली ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। इसलिए हाइड्रोजन को क्या कंप्लीट करना है? डुप्लेट। कार्बन को क्या कंप्लीट करना है? ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट बोलते हैं ना बेटा, तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो अब मेरे पास 2 कार्बन है, देखिए, और ये 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने आपस में शेयर कर लिया है। अब इस कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, है कि नहीं? और ये हाइड्रोजन से एक एक शेयर करेंगे, देख लीजिए। तो अब जरा गौर से इस कार्बन को देखिए, 2, 4, 6 और 8, 2, 4, 6 और 8, हाँ या ना? बराबर है। अगर ये कार्बन सिंगल होता तो इट इज इन नीड ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स। कितने हाइड्रोजन एटम लगते थे इसको? 4। एक एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लाता और एक एक कौन शेयर करता? कार्बन। इस तरह से कार्बन का ऑक्टेट और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता और कंपाउंड तैयार होता। तो मुझे ये कहना है कि प्रत्येक कार्बन को यदि अपनी चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई करना है, और कार्बन दोनों 2 कार्बन है और उनको आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ना है, इसका मतलब बकाया वैलेंसी उनको कैसे जोड़ना पड़ेगा? सिंगल बॉन्ड से ही रखना पड़ेगा। और इस सिंगल बॉन्ड से रखना है तो 2 कार्बन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी? 6। यस और नो? 6 हाइड्रोजन लगेंगे। अभी इसके पास 6 है, इसलिए ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं? सिंगल बॉन्ड से। नाउ लुक एट दिस। अगर सपोज इसके पास एक हाइड्रोजन कम हो और इसके पास एक हाइड्रोजन कम हो, अब एक एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास है, लेकिन इनके पास सिंगल बॉन्ड यानी चौथी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इनको ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है। इसलिए मजबूरी में ये दोनों कार्बन आपस में और एक बॉन्ड बनाएंगे। ये कार्बन इस कार्बन को प्रपोज करेगा, विल यू मैरी मी? दूसरा तैयारी बैठा है, वो बोलेगा यस आई विल, और दोनों आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। कहने का मतलब क्या है बेटा? बात को समझो कि अगर ऐसा हाइड्रोकार्बन आपके पास है जिसके पास इतने हाइड्रोजन हो कि उसमें पाया जाने वाला हर कार्बन, प्रत्येक कार्बन अपनी सभी चारों वैलेंसीज
सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई कर सके तो वो सैचुरेटेड होगा। और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन एटम्स की कमी की वजह से डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा हो, वो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स दैट मच ऑफ हाइड्रोजन एटम्स that each carbon atom of compound will satisfy its all the 4 valencies by single bonds। इतने हाइड्रोजन हो कि हर वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो जाए, मतलब उसको जितने हाइड्रोजन की जरूरत है उतने हाइड्रोजन होने चाहिए, तो वो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और अगर उसमें हाइड्रोजन, द हाइड्रोकार्बन in which due to deficiency, this is the reason for unsaturation, presence of double bond is identification of unsaturation, this is the reason for unsaturation containing less number of hydrogen atoms। the hydrocarbon in which due to deficiency, कमी की वजह से, due to deficiency of hydrogen atom a double or triple bond is formed, such hydrocarbons are called as unsaturated hydrocarbon। होप आपको समझ में आ रही होगी बात, नहीं समझी तो आप बता सकते हैं अगले वीडियो में। कोशिश किया है मैंने, आज हाइड्रोकार्बन के आइडियाज़ क्लियर किए मैंने आपके। सैचुरेटेड किसको बोलेंगे, उसका रीज़न क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई हम डबल और सिंगल बॉन्ड से करेंगे, सबके सब डबल होना कोई ज़रूरी नहीं है अनसैचुरेशन के लिए। ये सारी बातें आपको याद रखनी होगी। थैंक यू।